आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका मित्र श्रीहर निखिल एक बार फिर से यूपीएससी के कुछ ऐसे प्रश्न, यूपीएससी के कुछ ऐसे समस्याएं कहीं हम वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे यूपीएससी के जो नए बैचेस हैं वो 1 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था 1 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। फिर से वही निवेदन करूंगा, मेरे पास बहुत कम बच्चों को मैं एडमिशन देता हूँ, प्लीज तो आप, है ना। तो बाकी मैं आप सभी के लिए 1700 वीडियोस मैंने लगभग यूट्यूब पर चढ़ाए हुए हैं, आज से नहीं 2012 से। फिलोसॉफी का हमारा पहला चैनल था इंडिया का, है ना? तब मैं भी फिलोसॉफी के अंदर 2012 में हमने शुरू किया था। तब मैं चाहता था कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाए, और शायद इस यही कारण था कि आज 1700 1700 फिलोसॉफी वीडियोस, यूपीएससी, नेट, स्टेट पीसीएस, एमए, बीए, जो भी क्लास आप उठाकर देखें और आप सिर्फ मेरे चैनल के ऊपर टॉपिक डाल दीजिए, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मे भी हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो, क्योंकि मैंने जो चैनल लॉन्च किया था वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया था उस समय पर। बाद में मुझे लगा कि यार हिंदी मीडियम से ज़्यादा इंटरेस्ट या तादाद जो है इंग्लिश मीडियम वालों की है, तो हमने भी फिर थोड़ा सा उसमें इंग्लिश को ऐड ऑन किया। तो जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि अ, एक गाइडेंस मिल जाए, एक थोड़ा सा मार्गदर्शन हमें मिल जाए, तो इतने सारे वीडियोस हैं, आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से आप उन्हें समझ सकते हैं। भाषा जो रहती है मेरी, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ वो एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, कठिन भाषा में नहीं रखता हूँ, मेरी आदत है। तो वो आप कर सकते हैं। जो बच्चा पर्सनली चाहे तो वो मुझसे जुड़ सकता है। पर्सनली देखिए, मेरा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या वैसा नहीं है। मेरे पास जो बाकी काम है, जैसे मेरे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक जिसको आप कहें कि कथावाचक जिसे आप कहते हैं, मैं वो भी हूँ। तो मेरे पास बहुत मल्टीपल काम्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, पढ़ना मेरी हॉबी है, पढ़ाना मेरा एक शौक है, और वो मैं कभी खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मैं सिर्फ एक लिमिटेड मैनर के अंदर मैं नेट की बैचेस लेता हूँ, तो मेरा एक रेशियो रहता है, मैं 100 से ऊपर स्टूडेंट्स नहीं लेता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। यूपीएससी में करता हूं तो मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं रहता है। और मे भी पॉसिबल 2024 में बंद भी कर दूं या 25 में बंद भी कर दूं। अगर टाइम बिल्कुल ना रहे तो फिर मैं पुराने बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को चलाऊंगा, नए बैचेस में बिल्कुल बंद कर दूंगा। तो इन फ्यूचर मुझे नहीं पता, बट अभी मैंने यूपीएससी की जो सीट्स कर रखी है वो केवल 50 बस। 50 से ऊपर मैं स्टूडेंट्स नहीं लेता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे। तो जो इंटरेस्टेड से भी ज्यादा इंटरेस्टेड से भी ज्यादा इंटरेस्टेड से भी ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चा हो, वही मेरे पास आइएगा। तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है। हाँ, मैं तरीका बताता हूँ। कई बार बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं हमारे ऑफिस के अंदर कि क्लासेस का सिस्टम क्या रहता है, क्योंकि हमारा बाकियों को जैसा सिस्टम नहीं है। देखिए भैया, पहले कह देता हूँ, हमारा सिस्टम यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए। आपको अगर एक भी टॉपिक पे समस्या है, एक भी सब्जेक्ट पर, एक भी विषय पर, एक भी थॉट पर, एक भी फिलॉसफी पर अगर समस्या है, तो आप डायरेक्ट मुझसे आकर बात कीजिए। अब आने वाली बात मतलब मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर पे आइए, मेरे ऑफिस में आइए, मेरे आश्रम में आइए, नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। आप फोन पर हम बात कर सकते हैं, फोन है आजकल तो हमारे पास, दूरभाष है। दूसरा मेरा जो रहता है आंसर राइटिंग का, जो मेरा मेथड रहता है, आंसर राइटिंग के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, या फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं आप कहेंगे कि सर मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चंस है, मुझे जरूरत नहीं है। जो सिलेबस चलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लिख के मुझे भेजते रहिए। मैं उनकी जब कॉपी चेक करूंगा तो मैं नंबरिंग कभी नहीं करता हूं, मैं मार्किंग कभी नहीं करता हूं, मैं उस कॉपी के ऊपर आपको रिवर्ट कॉल करूंगा, और फिर हम वहां पर फोन पर डिस्कशन करेंगे कि भैया आपने क्या क्या गलतियां करी है, क्या क्या आगे कमी आती है यहाँ पर, इसको सुधारने का प्रयास करना आप। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं आपको नंबर देकर छोड़ दूं कि ले लो भैया नंबर दे दिए काम खत्म हो गया, नहीं, वो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, फिर उसमें तो फिर आपका अहित है, उसमें आपका प्रॉफिट नहीं है। जब तक एक टीचर एज ए मेंटर अगर काम नहीं करे, एज ए टीचर, एक टीचर जो है एज ए गाइड, प्रॉपर गाइड ना हो, तब तक समस्या ही समस्याएं हैं। इसलिए मैं देखिए फिर से कह रहा हूं, बैच मेरे छोटे रखने का कारण यही है। 50 बच्चे अगर रोज 2 क्वेश्चन मुझे भेज रहे हैं, तो इमेजिन कीजिएगा आप, एक बच्चा अगर एक एक घंटा भी ले रहा है, तो अगर मैं कंटिन्यूअसली 4-4, 5-5 बच्चे को कॉपी रोज चेक कर रहा हूं, तो भी एक बच्चे को रिपीट होने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। अगर यही संख्या अगर 200-300 बच्चे पहुंच जाए, तो फिर मैं तो हो गया फ्री, मेरे पास तो बाकी और कुछ कोई काम नहीं रहा, फिर सब खत्म हो गया। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ 10, 15, 20, 25, 30, मैक्सिमम 50 बस। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं हमारे ऑफिस के, तो आप हमारे स्टाफ से बात करके
कोई शंका हो, कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूंगा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बड़ा अच्छा है कि साहब यूपीएससी के लिए हम अध्ययन कैसे करें, किताबों का लिस्ट बता दीजिए, मुझे किताबें बहुत सारी खरीदनी है। तो हम शुरू करते हैं, देखिए, और कुछ बातें होगी तो मैं बताऊंगा आपको बीच में। देखिएगा, बुक्स की अगर बात करते हैं तो बुक्स बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें लगता है कि बुक्स से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, फिलोसॉफी में एक बहुत बड़ी अवधारणा या बहुत बड़ी भ्रांति चलती है कि साहब जो बुक्स में लिखा हुआ है केवल वही हमें यूज करना है, अपना दिमाग मत लगाना, अपने विचारों का उपयोग मत करना, आपके विचारों का यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं उनका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं जो शिक्षक ऐसा कह रहे हैं भैया, या फिर मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि आप मुझे आकर चुनौती दीजिए कि साहब आप गलत कह रहे हैं। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है फिलॉसफी के अंदर कि आप अपने थॉट्स नहीं लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि अपने थॉट्स का मतलब क्या है, कौन से अपने थॉट्स। अगर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, जिसको आप 4 नोबल ट्रूथ्स कहते हैं, उसकी फिलॉसफी अगर भगवान बुद्ध ने दी है तो ऑब्वियसली बात है वो भगवान बुद्ध ने ही दी है। अब मैंने उसको थ्योरी को एज इट इज लिखा, मैंने उस थ्योरी को एज इट इज वहां पर उतार दिया, और उसको समझाने के लिए अगर कोई 2 एग्जाम्पल मैंने मेरी लाइफ से जुड़े हुए वहां पर दे दिए, तो ये गलत कैसे है, मुझे आप ये स्पष्टीकरण कीजिए, ये क्लियरिफाई कर दीजिए आप मुझे कि ये गलत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। फिलॉसफी का मतलब ही यही है कि एक प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दी जाएगी, आपको उसका बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन देना है, दैट्स इट। क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। समस्याएं यूपीएससी देगा, समाधान आपको देने हैं। जिसने उस समस्या का एग्जैक्ट, एक्यूरेट और बेहतरीन जवाब दे दिया, बेहतरीन समाधान दे दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाए और फिर उसका सॉल्यूशन कुछ और ही दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है यूपीएससी छोड़िए, आपके घर वाले ही तवज्जो नहीं देंगे। तो भैया अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। बट हाँ, फिलॉसफी में डायग्राम्स बनाना आप बिल्कुल बना सकते हैं। फिलॉसफी में अपने खुद के लाइफ के एग्जांपल्स देना, हाँ आप दे सकते हैं। फिलॉसफी में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को समझाना, आप समझा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। मैं भी 12 साल से इसी फील्ड में हूं, 12 साल से मैं भी बच्चों का साथ जुड़ा हुआ हूं जो फिलॉसफी कर रहे हैं। बहुतों का सिलेक्शन हुआ फिलॉसफी के अंदर, स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर, और मुझे कहीं पर ऐसी आपत्ति नहीं लगी जो मैंने कंसेप्ट बताया और बच्चों ने नहीं लिखे और सिलेक्शन ना हुआ हो। इट मीन्स व्हाट, अगर आप कंसेप्ट समझाने के लायक हैं और उसके लिए अगर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं, तो भैया आप गलत कैसे होंगे, मुझे आप समझाइए। आप बिल्कुल गलत नहीं है। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस विषय पर आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि साहब हम ये कर सकते हैं क्या, हमें इन्होंने मना किया था, टीचर ने हमें एडवाइस दिया था, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी थॉट को बहुत ही इजीली, बहुत ही तरीके से समझा सकते हैं, तो आपको पूरी अनुमति है कि आप उसका उपयोग कीजिए। समझिएगा इस बात को। इसलिए मैं कहता हूं यूपीएससी एक अलग एग्जाम है, बाकी एग्जाम से ये अलग है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, ये आपकी नॉलेज चेक करता है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है उसको जज करने का एग्जाम है। प्रॉब्लम देना यूपीएससी का काम है, सॉल्व करना आपका काम है। जिसने सॉल्व कर दिया वो टॉपर है, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मुद्दा अब यही आता है, प्रश्न अब यही आता है हमारे सामने कि कौन कौन सी किताबें हैं ऐसी जो पढ़ी जाए। 2-3 बातें इसमें पहले आपको बेसिक बताना चाहूंगा मैं। देखिए होता क्या है, चूंकि यूपीएससी का एग्जाम है, हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा मुझे पारंगत नहीं होना है विषय के अंदर, विषय का विशेषज्ञ मुझे नहीं बनना है। लेकिन हाँ, इतना ज्ञान तो मुझे अर्जित करना ही करना है, ताकि जिसके कारण मैं आगे चलकर उसको इंटरव्यू के अंदर या मेरी लाइफ के अंदर उसको यूज कर सकूं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुझे थॉरली ऊपर ऊपर से पढ़ लूं मैं और बाकी उसकी गहराई में ना जाऊं मैं, ये भी गलत है। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। बैलेंसिंग अप्रोच के अंदर मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया इतने सालों के अंदर, बिल्कुल सही बात है कि जो वेस्टर्न राइटर्स हैं, जो पश्चिम के लेखक हैं, वो ज्यादा अच्छा लिखते हैं फिलॉसफी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एग्री हूं। जैसे कि मैंने, अगर आप देखेंगे द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी बाय फ्रैंक थली, मैंने पहला नाम जो किताब का लिखा हुआ है वो भी एक फ्रेंच फॉरेन राइटर की किताब है। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज और देखी, ये लोग जिस कंसेप्ट को लिखते हैं वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर, बहुत ज्यादा गहराई के अंदर लिखा हुआ होता है। हमारे इंडियन राइटर जो लिखते हैं, उन्होंने उस नॉलेज को उठाया, उस नॉलेज को पढ़ा, उस नॉलेज को समझा
और उसके बाद उन्होंने उसका एक इंडियन वर्जन बना दिया कि साहब भारतीय संस्करण क्या होना चाहिए उस एक कंसेप्ट का, उस एक थ्योरम का। तीसरी बात, चूंकि हमारा जो एग्जामिनर होंगे, हमारे जो कॉपी चेक करने वाले होंगे, वो कोई विदेशी लेखक या विदेशी विचार वाले व्यक्ति नहीं होंगे, विदेशी वो दार्शनिक नहीं होंगे, वो जो होंगे वो हमारे ही देसी लोग होंगे। तो यहां पर मेरा एक रिकमेंडेशन ऑलवेज रहता है कि आप अगर एक लोकल थिंकर को पढ़ें, अगर आप एक देसी राइटर को पढ़ें, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चूंकि अगर मान लीजिए 2024 की मैं बात करता हूं, आपके पास इनफ टाइम है, अभी तो मोर देन इनफ टाइम है आपके पास, अभी तो आप 3-3, 4-4 बार सिलेबस कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास। ऐसे में आप एक दो ऐसी किताबें देख लें जो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव फिलॉसफी पर बेस्ड हो, या प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड हो, या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो। इसके अलावा आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए भैया, बच्चे कई बार एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, जैसे कि वो करते क्या हैं कि मान लीजिए मुझे इंडियन फिलोसॉफी पढ़नी है, इंडियन फिलोसॉफी के लिए मैंने 20 तरह की अलग अलग किताबें उठा ली, 20 तरह की मैंने अलग अलग किताबें उठा ली, एक चैप्टर एक किताब से पढ़ा, दूसरा दूसरे से पढ़ा, तीसरा तीसरे से पढ़ा, चौथा चौथे से पढ़ा, पांचवा पांचवे से पढ़ा। ऐसे में मैं कहीं ना कहीं राइटर की जो अप्रोच है, राइटर की जो थिंकिंग है, उसको कहीं ना कहीं मैं मिस कर देता हूं। उसको मिस करने के कारण क्या है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है कि आखिर अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं लिखूंगा कैसे। देखिए, बुक पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर मैंने जब बुक पढ़ी है तो उस बुक पढ़ने के बाद मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस राइटर के साथ खुद को थोड़ा सा रिलेट कर सकूं। जब मैं राइटर के साथ खुद को रिलेट कर देता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं फिर ये समझने में समस्या नहीं आती है कि यार इस सिचुएशन में ये राइटर अगर लिखता तो कैसा लिखता। संसाधन कम से कम हो, किताबें कम से कम हो, उनको लगातार बार बार रिपीट कर करके पढ़ा जाए, यही आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है। पुस्तकें कम से कम रखी जाए, लेकिन उनका अध्ययन बार बार किया जाए, अधिक से अधिक बार किया जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं वो एसेंस पकड़ में आता है। फिलॉसफी है भैया, एसेंस ऐसे पकड़ में नहीं आता। किताबें कम से कम आप एक एक दो दो किताब ले आइए, बस बस, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। बच्चों को मैं देखता हूं, साहब इस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, उस इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, यहां से नोट्स ले लिए, वहां से नोट्स ले लिए, पूरा डेस्क इतना 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 सारी किताबों से भर गया। अब वो बैठे बैठे सोच रहे अब मैं पढ़ूं क्या, ये पढ़ूं तो ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी तो ये कैसे पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा तो वो तो मैंने पढ़ी नहीं अब तक। वो जो नई किताब मंगाई थी मैंने फ्रैंक थिली की, वो तो मैंने पढ़ी नहीं यार। फ्रैंक थिली नहीं पढ़ा मतलब मुझे तो फिलॉसफी अब आएगी ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा यार। एक दूसरा बच्चा है जिसने कभी बेचारे ने फ्रैंक थिली का नाम ही नहीं सुना, उसने कभी फ्रैंक थिली की बुक खरीदी नहीं, तो वो इस चीज में कॉन्फिडेंट है कि हाँ 2 किताबें थी, दोनों पढ़ ली, 10-10 बार पढ़ ली, काम खत्म, इससे अलावा कुछ नहीं होता दुनिया में, बात खत्म। संसार सीमित है, ज्ञान भी सीमित है, मेरा काम हो गया, दैट्स इट। वो व्यक्ति ज्यादा सुखी रहता है। अपनी नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, अलग अलग दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, अलग अलग विषयों का ज्ञान आपको होना चाहिए, बट इतना ज्यादा भी ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो बुक्स लिमिटेड होनी चाहिए, प्लस कोशिश कीजिए लोकल राइटर को अगर आप उठा सकें तो ज्यादा अच्छा है, प्लस कोशिश कीजिए एनटीए नेट, एनटीए नेट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, अगर उनकी बुक्स आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। बेसिकली एक थोरली आपका एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाने के लिए बहुत अच्छी है नेट की बुक्स, आप उसे पढ़ सकते हैं। वहां कुछ फैक्चुअल्स भी हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपके कंसेप्ट जो है यूपीएससी की बुक्स में शायद 4-4, 5-5 पेजेस के होंगे, लेकिन नेट की बुक में वो 1 या 2 पैराग्राफ में खत्म हो जाते हैं, तो बेटर है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप तो ही, मेरे लिए एक शॉर्ट नोट्स बन गए, काम खत्म। अब कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी बाय फ्रैंक थिली, सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी बाय सीडी शर्मा, इंडियन फिलोसफी एक काउंटर पर्सपेक्टिव बाय दया कृष्ण, इंडियन फिलोसफी वॉल्यूम 2 बाय डॉक्टर राधा कृष्णा। ये कुछ बुक्स हैं जिनमें से आप चाहें जो उठा सकते हैं। सीडी शर्मा प्रेफरेबल है, राधा कृष्णन ज्यादा डिटेल्ड है, फ्रैंक थिली का थोड़ा सा वेस्टर्न टेस्ट है,
अगर आपको अच्छा लगता हो वेस्टर्न टेस्ट तो चूज कीजिए फ्रैंक थिली को। दया कृष्णन की मैं बात करता हूं तो ये मॉडरेट फिलॉसफी है, मतलब ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, ठीक है, आपकी अप्रोच अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी इसमें। डेविड कूपर एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर स्पेशली लिखी गई बुक्स है, इतना आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है भैया, ध्यान रखिएगा कि साहब एग्जिस्टेंशलिज्म भी हम अलग से बुक से पढ़ रहे हैं। हमने जॉन पॉल सार्त्र की बुक उठा ली, अरे भैया आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, बट ये बुक्स हैं जो मार्केट में चलती है। क्या टू बी फ्रैंक, अगर मैं आज 50 बुक्स का नाम ढूंढूं कि मार्केट में कौन कौन सी है, मुझे तो 10 पता है, लेकिन 40 तो 40 में नेट से निकालूंगा, लेकिन मैं उसका रिव्यू आपको दे रहा हूं कि एग्जिस्टेंशलिज्म जॉन पॉल सार्त्र की बुक से नहीं पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको इंस्टीट्यूट वाला पढ़ा रहे हैं तो भैया देखिए वो उनका एक ओपिनियन है, उनका एक मार्गदर्शन है, उन्हें अगर उन्होंने कहा उनका जो रास्ता है, मैं उसकी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं उनका ये नहीं कह रहा हूं वो गलत है, उनको अगर जो लगता है वो सही है। इंडियन फिलोसफी की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है चटर्जी की, क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी शर्मा, दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, दोनों के साथ आप जा सकते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी की बात करता हूं, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी फ्रैंक थिली मैं रिकमेंड कम करता हूं। द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वाई मसी बेस्ट बुक है। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी बाय डॉक्टर बीके लाल, शानदार किताब है, मजा आ जाएगा आपको। सोशल पॉलिटिकल की हम बात करें, द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ओपी गौबा, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है। रिलीजन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वाई मसी, हिक के साथ आप जाने की सोचेंगे तो शायद आप जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफर और रिलीजियस फिलोसफी में वैसे भी वेस्टर्न रिलीजन का ज्यादा टच है, तो उसमें आप हिक को चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और लिस्ट मैंने निकाली है यहां पर फिलोसफी ऑप्शनल के लिए, द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी, जिसमें ओनली प्लेटो और एरिस्टोटल, ये वो सारी बुक्स है जो मार्केट में चलती है, इसलिए मैं सबके बारे में बता रहा हूं आपको। कल को आप ये नहीं कह सर मैंने देखी थी किताब थी वो ले लूं क्या, है ना, इसलिए नहीं। तो डब्ल्यू.टी. स्ट्रेस की एक बुक आती है द क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी, जिसमें स्पेशली प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। आप लोग क्यों पढ़ते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल इतने जरूरी नहीं है आपके लिए, नॉर्मल आप नेट की बुक उठाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉपलेस्टन की एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, जिसके अंदर भी उन्होंने लगभग वही बातें बताई है वेस्टर्न फिलोसफी के विषय में, ज्यादा कोई विशेष काम की नहीं। एंथोनी कैनी की एक बुक आती है न्यू हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, अगर आप कुछ चूज करना चाहें तो आप इसे चूज कर सकते हैं, अदरवाइज दत्ता चटर्जी, सी.डी. शर्मा बेटर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी के अंदर उन्होंने बेसिकली कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, कुछ टफ वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने इजीली एक्सप्लेन किया है, ये तो हर फिलोसफी के बच्चे के पास होनी चाहिए। पेपर सेकंड की बात करें, सेम जॉन हिक के साथ आप जा सकते हैं। माइकल बी विल्किंसन जो है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन एंड इंट्रोडक्शन, मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। ओपी गोबा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ऑब्वियसली बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन एडिटेड बाय राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य, आप चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, लिखा अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, नए कंसेप्ट के ऊपर लिखी गई है, मॉडर्न टाइम के अंदर आप इसको रिलेवेंस ज्यादा अच्छा मान सकते हैं इसका, पॉलिटिकल टच ज्यादा है इसका, बट नॉलेजेबल बुक है। एक छोटी सी लिस्ट और निकाली फिर मैंने आपके लिए, हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी, जिसके अंदर द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी, भैया देखिए मैं फिर कह रहा हूं ये वो किताबें जो दिल्ली के अंदर बिकती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं इन सबका। हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, जिसके अंदर बुक है, किताब का नाम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, ऑथर है आपके रसल। रसल की किताबें हम पढ़ेंगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, अगर अभी यही चीज पीएचडी के अंदर या यही चीज रिसर्च के अंदर चले तो बहुत अच्छा है, बट जस्ट ऑफ की हिस्ट्री एंड द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी एक छोटा सा टॉपिक आपकी सिलेबस का, उसके लिए आप बर्ट्रैंड रसल को पढ़ रहे हैं, रसल को पढ़ रहे हैं आप, विटगेनस्टीन का गुरु रसल, दार्शनिकों का दार्शनिक रसल। बड़े मजेदारी वाली बात तो मुझे ये लगी, मेरे पास एक विद्यार्थी ने यही सेम बुक लेकर मुझसे चर्चा करना शुरू किया फोन के ऊपर, और किसी कंसेप्ट पर उन्होंने कहा कि सर रसल यहां पर मुझे गलत लग रहे हैं। मैंने कहा यार आप बड़े महान हो, आप रसल को गलत बता रहे हैं। मैंने कहा भैया क्यों गलत लग रहे हैं, कि सर नहीं रसल ये जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है,
अरे मैंने कहा भैया आपको यूपीएससी क्रैक करना है, अगर आपका मन पीएचडी करने का है तो फिर आप एमए करके पीएचडी में एडमिशन लीजिए। आप कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो ये स्वाभाविक प्रश्न है फिलोसोफर्स की, अगर आपने रियल बुक्स पढ़ ली तो आपका दिमाग भन्नौट हो जाएगा। मतलब शुरू कहीं और से किया था, खत्म कहीं और कर रहे हैं, अरे यार ये है क्या, चल क्या रहा है। और इसमें अगर आपने विटगेंस्टीन को पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि यार मैंने ये तो 5-6 दिन किए, वेस्ट तो नहीं हो गए मेरे। वो आदमी जो शुरू में कहता है कुछ और अंत में कहता है कि मैंने जो भी बोला वो सब बकवास थी, सब फर्जी था। अरे तो हम पढ़ क्यों रहे थे फिर? नहीं, ये किताबें उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं जो सच में हायर स्टडीज में जा रहे हैं, या वो लोग जो सिलेक्शन होने के बाद सच में फिलॉसफी को जानना चाहते हैं। आप वो पढ़िए। सेम एज कंपेरेटिवली टू वाई मसीह आप चूज कीजिए। बेस्ट बुक है, यूनिक बुक है। सेम एज एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर फिर मैंने देखा थॉमस राइन की एक बुक आती है, लोग पढ़ रहे हैं इसको। अरे भैया अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म 2-3 कहानियां हैं। वियना सर्किल के बाद एक मूवमेंट शुरू होती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहलाती है। 4-5 फिलोसफर्स आते हैं, उन्होंने मानव के अस्तित्व को महत्वपूर्ण माना। कहा कि ज्ञान के लिए चाहे अनुभववाद हो, चाहे बुद्धिवाद हो, रैशनलिज्म हो, चाहे एम्पिरिसिज्म हो, सबसे पहले एग्जिस्टेंस आता है, एग्जिस्टेंस के बाद नॉलेज आती है। एग्जिस्टेंस ही है जिसके कारण नॉलेज की वैल्यू है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, जिसके कारण ईश्वर की वैल्यू है, जिसके कारण स्वर्ग और नरक की वैल्यू है। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा अस्तित्व ही है। एक ऐसी फिलॉसफी जो आगे चलकर डिस्ट्रॉय हो गई, क्यों? क्योंकि ये बहुत पीक पर चली गई थी, इसको खुद को नहीं पता था ये क्या बोल रही है। दैट्स इट। इसके लिए आप थॉमस राइन को पढ़ेंगे, मुझे हजम नहीं होती है बात। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, सॉरी। वाई मसी बेस्ट। सतीश चंद्र चटर्जी इंडियन फिलॉसफी के लिए बेस्ट है। बसंत कुमार लाल आप यूज कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कास्टिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी। बट यहां पर इंडियन फिलॉसफी में इन्होंने इस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैं यूपीएससी के हिसाब से देखूं तो बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ काम की बातें नहीं मिलेगी। हाँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको स्पेशली देखना है तो आप उसमें डिटेल्ड देख सकते हैं, बट इंडियन फिलॉसफी डिटेल्ड इसमें नहीं मिलेगी आपको। वेस्टर्न फिलॉसफी की बात मैं अगर करता हूं तो अ न्यू हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी इन 4 पार्ट्स में आती है। ये एंथोनी कैनी की बुक है, काम की नहीं है। क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलॉसफी में W.T. स्टेक आती है। मैंने अभी आपसे बीच में कहा था कि आप चाहें तो इंडियन राइटर के साथ जाएं। पार्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में ओपी गौबा, जिस पर हम बात कर चुके हैं। हाँ, मुखर्जी और रामास्वामी आप बिल्कुल जा सकते हैं। रिलीजन के लिए बात करूं तो जॉन हिक और वाई मसीह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर से अगर मैं बात करता हूं कुछ इंडियन फिलॉसफी के बारे में तो क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी आप CD शर्मा के साथ जाइए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप ओपी गोबा के साथ जाइए। एग्जिस्टेंशियलिज्म में कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आपकी डेस्क पर होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। फिर से कंक्लूड कर दूं, सोशल और रिलीजियस में आप ओपी गोबा और वाई मसीह के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा दत्ता और चटर्जी के साथ आप जा सकते हैं। CD शर्मा के साथ आप जा सकते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। कोई कुछ कहता है तो देखिए, अब आप उसे कितने इन्फ्लुएंस होते हैं भैया वो आपके ऊपर है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है, बुक्स सेलेक्टेड होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। हाँ, अगर किसी एक बुक में पूरा सिलेबस नहीं मिल रहा तो ये आपको अधिकार है कि आप एक दूसरी बुक उठाकर देखें। बट उस बुक को उठाकर सबसे पहले जब आप शॉप पर जाते हैं तो पहले आप उसका इंडेक्स उठाकर देखिए बुक का, और उस चैप्टर्स को अपने सिलेबस के साथ मैच कीजिए। सिलेबस के अंदर टॉपिक भी स्पेसिफिक लिखे गए हैं। रैंडमली किसी बुक का कोई सा भी पेज खोल लीजिए और कौन सा टॉपिक चल रहा है उसको एक बार के लिए आप पढ़ लीजिए। ऐसा किताब पढ़ने पर किताब दुकानदार मना नहीं करता है, हमारे यहाँ तो नहीं करता। अगर मना करता है तो एक अलग बात है भैया, फिर आप ऑनलाइन जाइए, किंडल एडिशन उठाइए और पढ़ के देखिए, यही है। तो उसके बाद आप किताब का चुनाव कीजिए। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहा है, क्योंकि आपके पास 5 सेक्शंस हैं, इंडियन फिलोसॉफी, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, सोशल फिलोसफी एंड रिलीजियस फिलोसफी। 5 सेक्शंस आपके पास हैं। चूंकि मैंने हमेशा ये नोट किया है, 70s या 80s की मुझे एक बुक मिली इंडियन फिलोसफी को लेके, और आप बिलीव नहीं करेंगे वो बुक मुझे कहां से मिली, मुझे कबाड़ी के वहां से मिली है। 15 रुपए मैंने उससे खरीदी वो बुक। इतनी मोटी किताब थी,
मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो सच में कबाड़ में थी, उसका कवर आज भी नहीं है क्यों? क्योंकि वो लग नहीं सकता, इतनी हालत खराब है उस किताब की। बट उस आई थिंक 1969 के आसपास वो एडिशन हुआ था उस बुक का। बट उसमें जो मैंने देखा, वास्तविकता जो थी उस किताब की, वहां एक एक चैप्टर, अगर चारवाक फिलॉसॉफी लिखी गई है, चारवाक फिलॉसॉफी का चैप्टर एक चारवाक फिलॉसॉफी का एक्सपर्ट लिख रहा है। जैन फिलॉसॉफी का चैप्टर एक जैन फिलॉसॉफी का एक्सपर्ट लिख रहा है। बुद्ध फिलॉसॉफी का चैप्टर एक बुद्ध फिलॉसॉफी का एक्सपर्ट लिख रहा है। अगर 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर उस किताब में है, तो 15 राइटर्स ने वो किताब लिखी है, और जो मेन राइटर हैं उन्होंने उन सबको एक साथ इकट्ठा करके, उसको एक क्लब करके एक उसका नया कलेक्शन बना दिया। सच में मैंने उस किताब को सल्यूट किया, मैंने कहा किताब ऐसी होनी चाहिए, और कंसेप्ट क्रिस्प कंसेप्ट एकदम। तो अभी जितनी बुक्स चल रही है ठीक है, दत्तायन चटर्जी, सी डी शर्मा आज की बुक्स नहीं है, आज की बुक नहीं है। वाई मसी आज की नहीं है, ओपी गोपा आज की बुक नहीं है। किसी टाइम पे कॉलेजेस में चलती थी, कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, वो तो यूपीएससी वालों की नजर में आ गई और लोगों ने उन्हें पसंद किया, जिसके कारण यूपीएससी ने में आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप लिमिटेड बुक्स रखिए, ये एक बुक्स की जितने भी मार्केट में बुक्स चल रही है भैया, इंडियन और वेस्टर्न, सबके बारे में मैंने तो बता दिया, अब निर्णय आपका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।